Hello students, welcome to today's class. So today we are going to start new chapter, that is chapter number 4 Insight into Program Execution. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को। बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन, किस तरीके से कंपाइलेशन होता है। ओके, तो बेसिक फ्लो ऑफ कंपाइलेशन में क्या है, देखिए यहाँ कंपाइलेशन से मतलब है एग्जीक्यूशन से। ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज मत हो है ना, क्योंकि कंपाइलेशन को अभी हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो ना। इसका मतलब है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से, किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो पहले बात करते हैं सोर्स कोड की। ठीक है, तो सोर्स कोड क्या होता है, जब एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखता है तो उसे बोलते हैं हम सोर्स कोड। ठीक है, मतलब क्या है, जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो जो कोड आप लिखेंगे उसे हम बोलेंगे सोर्स कोड। ओके, और ये जो सोर्स कोड होता है इसे हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसके अपने रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस सोर्स कोड को लिखते हैं। ओके, एंड ये जो कोड होता है वो हम ह्यूमन बीइंग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ही इसको टाइप कर रहे हैं हमारी लैंग्वेज में, तो हम इसको इजीली समझ सकते हैं। लेकिन इसी कोड को कंप्यूटर को समझने के लिए उसे इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो ये पहले कन्वर्ट करना होगा बाइनरी लैंग्वेज में, तभी वो इसको समझ पाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोग्रामर जो कोड टाइप करता है उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं, और इस सोर्स कोड को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, जिससे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इसको एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, और ये जो कन्वर्जन होगा वो किसके हेल्प से होगा, एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होगा वो इसको करेगा। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो इसको डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ किस तरीके से बेसिक कंपाइलेशन होता है हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो देखिए पहले प्रोग्रामर सोर्स कोड को लिखेगा। ठीक है, और ये सोर्स कोड पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा आपका। ठीक है, ट्रांसलेशन जो होगी वो यहाँ पे होगी इस कोड की, मतलब बाइनरी फॉर्म में ये चेंज होगा। ठीक है, और जब बाइनरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा उसके बाद में ये कोड आपका कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम के कोड का। ओके, तो इस एग्जीक्यूशन को करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर की, जो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में। ठीक है, मतलब क्या है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसे कंप्यूटर समझ पाता है, इसको लो लेवल कोड भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो बाइनरी कोड होता है उसे लो लेवल कोड भी बोलते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो ये काम करता है कन्वर्जन का, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, या सिंपली हम बोल सकते हैं ट्रांसलेटर। ओके, तो यहाँ पे इस काम के लिए मेनली दो टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। आप लोगों ने इन दोनों का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, नहीं सुना तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या काम होता है इनका। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। तो जो कंपाइलर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है हमारे इंटरप्रेटर से। मतलब क्या है, जो कंपाइलर का वर्किंग पैटर्न होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है आपके इंटरप्रेटर से। ठीक है, तो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है हमारे कंपाइलेशन के प्रोसेस में और क्या होता है हमारे इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में। कंपाइलेशन होता है कंपाइलर में और इंटरप्रिटेशन होता है हमारा इंटरप्रेटर में। ओके, तो पहले समझते हैं कंपाइलर के कंपाइलेशन प्रोसेस को, कि किस तरीके से कंपाइलर में कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। ओके, तो देखते हैं कंपाइलेशन के प्रोसेस को। तो देखिए कंपाइलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब लो लेवल कोड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करता है कुछ माइक्रो स्टेप्स। ठीक है, कुछ माइक्रो स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करके कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को लो लेवल कोड में। लो लेवल कोड का मतलब है बाइनरी कोड में। ओके, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको देख लेते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेसिंग और सेकंड होता है कंपाइलेशन। और कंपाइलेशन में ही दो फेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखिए, एनालिसिस जिसे कि फ्रंट एंड फेस बोलते हैं, और होता है आपका सिंथेसिस जिसे कि बैक एंड फेस बोलते हैं। ओके, फिर थर्ड होता है असेंबली, फोर्थ होता है लिंकिंग एंड फिफ्थ होता है लोडर। ओके, तो इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन समझ लेते हैं और देखते हैं हर स्टेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग की। ओके, तो इस फेज में देखिए क्या होता है, तो इस स्टेज में जो भी सोर्स कोड के अलावा जो कोड होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब जो अननेसेसरी कोड होता है उसको यहाँ से हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि कमेंट्स हैं, कमेंट का प्रोग्राम में कोई भी यूज नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोग्रामर की नॉलेज के लिए होता है। ठीक है, तो कमेंट को यहाँ पे हटा दिया जाता है, मतलब कि सोर्स कोड के अलावा जो भी कोड होगा उसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ओके, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जो भी नेसेसरी कोड होगा उसको यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, यही होता है हमारे प्रोसेसिंग स्टेज में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं कंपाइलेशन फेज की। ठीक है, तो कंपाइलेशन फेज के भी दो सब फेजेस होते हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं कौन कौन से दो सब फेजेस होते हैं इसके। पहला सब फेज होता है एनालिसिस फेज, जिसको कि फ्रंट एंड फेज भी बोलते हैं। ओके, तो इस फेज में देखिए कंपाइलर जो होता है हमारा वो क्या करता है, जितनी भी आपकी इंडिविजुअल यूनिट होती हैं सोर्स कोड की उनको आइडेंटिफाई करता है। इंडिविजुअल यूनिट का मतलब है जैसे कीवर्ड हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करता है। जितनी भी ये इंडिविजुअल यूनिट होंगी इनको आइडेंटिफाई करेगा
और चेक करेगा इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा, ठीक है। और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कंपाइलर क्या करता है, एक स्पेशल टाइप की टेबल को क्रिएट करता है जिसे कि हम बोलते हैं सिंबल टेबल, ठीक है। और ये टेबल जो है हेल्प करती है मेमोरी की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने में कि कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है आपके सोर्स कोड को। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं सेकंड फेज की, जो कि हमारा सिंथेसिस फेज, इसको हम बैक एंड फेज भी बोलते हैं। तो इस फेज में देखिए क्या होता है, जो कंपाइलर होता है वो जनरेट करता है एक सिंटैक्स ट्री को, जो कि एनालाइज करता है कि जो सिंटैक्स है सोर्स कोड का वो किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। सिंटैक्स को एनालाइज करता है कि जो कोड का सिंटैक्स है वो सही है या नहीं है। ओके, और देखिए इन दोनों ही फेजेस में क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोनों ही फेसेस में अगर जो सिंटैक्स है कोड का, मतलब जो कोड लिखा गया है सोर्स कोड का, उसका सिंटैक्स जो है वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा, कंपाइलर एक एरर जनरेट करेगा आपको और बताएगा आपके सोर्स कोड में कौन सी लाइन में एरर है। ओके, और ये जो एरर होंगे वो कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है वो जब एंड हो जाएगा तो लास्ट में आपको डिस्प्ले होंगे, जितने भी एरर होंगे आपके सोर्स कोड में वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके साथ में कंपाइलर आपको बताएगा कि कौन सी लाइन में एरर है, लाइन नंबर भी वो शो करेगा। ओके, तो जो प्रोग्रामर है वो इस कोड को करेक्ट कर सकता है और दोबारा से उसको रिकम्पाइल कर सकता है, ठीक है, करेक्ट करने के बाद में कोड को, ठीक है। जब वो करेक्ट करने के बाद में दोबारा से रिकम्पाइल करेगा तो स्टार्टिंग के जो 2 स्टेप्स थे वो दोबारा से आपके एग्जीक्यूट होंगे, मतलब दोबारा से रिपीट होंगे वो स्टेप्स। ओके, क्योंकि कंपाइलेशन का प्रोसेस आपका नेक्स्ट स्टेज पर तभी बढ़ेगा जब आपका सोर्स कोड जो है वो एरर फ्री होगा, मतलब उसमें कोई एरर नहीं होगा, तभी आपका नेक्स्ट स्टेज पे मूव होगा। अदरवाइज वो वहाँ पे आपको एरर डिस्प्ले करता रहेगा लाइन नंबर के साथ में। ओके, और जब आपका कोड एरर फ्री हो जाता है तो कंपाइलर क्या करता है, जो आपका कोड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इंटरमीडिएट कोड में, जिसको कि असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। इस कोड में वो कन्वर्ट कर देता है आपके सोर्स कोड को। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा कंपाइलेशन फेज। अब देखते हैं नेक्स्ट फेज को। सो नेक्स्ट फेज है हमारा असेंबली फेज। तो देखिए इस फेज में क्या होता है, जो असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन लास्ट फेज में आपको कन्वर्ट होकर मिले थे वो यहाँ पर रिसीव किए जाते हैं, और रिसीव करने के बाद में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट कोड में। मतलब क्या है, फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि हमारा कंप्यूटर समझता है, जैसे कि हम बोलते हैं मशीन कोड। ओके, तो आप कह सकते हैं ये फेज जो है वो सेम वर्क करता है जो कि आपका एक असेंबलर करता है। असेंबलर क्या होता है, एक आपका ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। एक असेंबली लैंग्वेज होती है जहाँ पे कि असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी कोड में यूज करते हैं असेंबलर को। तो ये हो गया हमारा असेंबली फेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। तो नेक्स्ट फेज हमारा लिंकिंग। तो इस फेज में देखिए क्या होता है, इन दिस फेज ऑल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज आर लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट कोड। तो मतलब क्या होता है, इस फेज में जितनी भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी होती हैं वो सारी ऑब्जेक्ट कोड में लिंक कर दी जाती हैं, और जो पार्ट कंपाइलर का इन लाइब्रेरीज को लिंक करता है उसे बोलते हैं लिंकर। ओके, और इस फेज में ओएस की हेल्प से, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जितने भी मेमोरी रेफरेंस होते हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाता है, और जो कोड है उसको फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको कि रन होने के लिए किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब क्या है, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो सकता है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करने के लिए हमें कंपाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा लिंकिंग फेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट फेज जो कि हमारा लोडर। तो लोडर क्या होता है, देखिए द लोडर इज द पार्ट ऑफ कंपाइलर दैट लोड द कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो लोडर क्या है, कंपाइलर का एक पार्ट है जो लोड करता है आपके एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल को मेमोरी में, जिससे कि वो एग्जीक्यूट हो पाए। ओके, तो ये हो गया हमारा लोडर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए कंपाइलेशन के प्रोसेस को डायग्राम के हेल्प से और समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले यूजर क्या करेगा, सोर्स कोड को टाइप करेगा, एंड फिर यहाँ पे सोर्स कोड का एनालिसिस होगा एंड सिंथेसिस भी होगा। उसके बाद में ये जो कोड है वो कन्वर्ट हो जाएगा असेंबली कोड में, ठीक है। और ये असेंबली कोड फाइनली कन्वर्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोड पे ऐड होंगी आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होंगी वो सारी की सारी ऐड हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट कोड होगा वो फाइनली आपका कन्वर्ट हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ठीक है। वो आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होंगी वो कंप्यूटर पर इंडिपेंडेंटली रन हो पाएंगी। ओके, तो ये था हमारा कंपाइलेशन का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, किस तरीके से कोड को कंपाइल करता है, वो सारा हमने प्रोसेस समझ लिया है। तो अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस को। तो देखिए इंटरप्रेटर भी आपके कंपाइलर की तरह ही ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है, और इसका काम भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि दोनों का जो पर्पस है वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रेटर की जो वर्किंग होती है वो काफ़ी डिफरेंट है कंपाइलर से। किस तरीके से डिफरेंट है उसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से कंपाइलर में जो आपका पूरा प्रोग्राम होता है
वो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो आपका एक बार में एग्जीक्यूट होता है, जिसमें कि कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करके वो पूरा प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है। ओके, लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है। इंटरप्रेटर में क्या होता है, जो भी आपका सोर्स कोड होता है उसकी एक बार में एक ही लाइन एग्जीक्यूट होती है। मतलब क्या है, इंटरप्रेटर आपका एक बार में एक लाइन को उठाता है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और जो भी रिक्वायरमेंट होती है लाइब्रेरी को ऐड करने की उनको ऐड कर देता है, ठीक है, और उसके बाद में उसको रन कर देता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वर्जन करने के लिए एक बार में एक लाइन को लेता है और पहले उस पूरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब वो लाइन कंप्लीटली जब एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद में ये दूसरी लाइन को उठाता है और ये इस तरीके से ही पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। कंपाइलर में क्या होता है, कोड आपका पूरा एक बार में एग्जीक्यूट हो जाता है जिसमें कि कुछ स्टेप्स होते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, जो कोड होता है आपका वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की वर्किंग को देख लेते हैं, किस तरीके से दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम है, ठीक है, वर्किंग ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे देखिए कंपाइलर की वर्किंग किस तरीके से होती है। तो कंपाइलर में आपने जो भी कोड लिखा हुआ होता है, मतलब सपोज ये आपने 5 लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो क्या होंगी 5 की 5 लाइन एक बार में आपकी कंपाइल हो जाएंगी, ये आपकी पूरी की पूरी लाइन कंपाइल हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक पूरी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो आपके कंप्यूटर पर रन हो जाएगी बिना कंपाइलर के रिक्वायरमेंट के। मतलब यहाँ पे कंपाइलर की ज़रूरत फिर आपको नहीं होगी यहाँ पे रन कराने के लिए। ओके, लेकिन देखिए वर्किंग ऑफ इंटरप्रेटर में क्या होगा, जो भी आपने 5 लाइन का कोड लिखा हुआ होगा वो आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ से एक एक लाइन को लेगा एग्जीक्यूट करेगा। देखिए इस तरीके से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से आपका कंप्यूटर पर रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन के लिए आपको इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट हर बार पड़ेगी, जबकि कंपाइलर में आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जब यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है तो कंपाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस की, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर कि क्या क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंपाइलर लिख लिया है और यहाँ पे इंटरप्रेटर है, और यहाँ पे मैंने लिखा है एस्पेक्ट कि कौन कौन से एस्पेक्ट में क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ओके, तो चलिए करते हैं डिस्कस। तो पहले बात करते हैं इनपुट के एस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए कंपाइलर में क्या होता है, ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है, ठीक है। कंपाइलर जो है पूरा प्रोग्राम एज ए इनपुट लेता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, एक लाइन को एज ए इनपुट लेता है। यहाँ पे एक लाइन एज ए इनपुट ट्रीट होती है, ठीक है, एक बार में एक लाइन को ही एग्जीक्यूट करता है। तो ये तो हो गया इनपुट के एस्पेक्ट में। अब बात करते हैं आउटपुट के एस्पेक्ट में। तो कंपाइलर जो है वो आपका एक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो कोई भी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट के एस्पेक्ट में डिफरेंस। अब बात करते हैं मेमोरी के एस्पेक्ट में। तो कंपाइलर में हमें ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है कंपाइलेशन के लिए, जबकि इंटरप्रेटर में हमें लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एरर के एस्पेक्ट में। तो कंपाइलर में क्या होता है, देखिए पूरा प्रोग्राम चलाने के बाद में लास्ट में आपको सारे एरर डिस्प्ले करता है लाइन नंबर के साथ में, कि कौन कौन से लाइन में एरर है। ओके, लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, एक लाइन एक बार में लेता है तो एक लाइन के ही एरर आपको डिस्प्ले करता है कि इस लाइन में क्या एरर है और कहाँ पे एरर है। ओके, इसके बाद बात करते हैं ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो कंपाइलर की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कंपाइलर में जब एक बार आपकी EXE फाइल बन जाती है, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, तो फिर कंपाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है, इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो हर लाइन के लिए आपको इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब बात करते हैं वर्कलोड की। तो कंपाइलर में जो है वर्कलोड डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार प्रोग्राम को एक्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, तो वो आपको कंपाइलर की हेल्प से बार बार एक्जीक्यूट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कलोड कम हो जाता है, लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि हमें जितनी बार भी कोड को एग्जीक्यूट करना होगा उतनी बार ही हमें इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है। तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।